एपिसोड की शुरुआत डंजन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और एक्शन से भरे सीन से होती है, जहां सबसे पहले एक लाल रंग की रोशनी तेजी से एडवेंचर्स की बैकलाइन में खड़े एडवेंचरर को खत्म कर देती है। एडवेंचर्स घबराकर चिल्लाते हैं, ये स्पीड, ये तो रेड मीटियर स्कारलेट है। तभी एडवेंचर्स के पीछे एक मॉन्स्टर आकर स्पेल्स बोलने लगता है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं। उनमें से एक बंदा खौफ में कहता है, जिसने भी इन ब्लू फ्लेम्स को देखा है वो जिंदा बचकर नहीं निकल पाया है, ये तो ब्लू डेथ है। उसी वक्त रिमुरु अपना टोर्नाडो ब्लेड अटैक कर देता है और 2 पार्टी मेंबर्स वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर रामिरेस दौड़ते हुए आती है और उसके भारी शरीर की टक्कर लगने से एक बंदा वहीं ढेर हो जाता है। तभी वेल्डोरा स्केलेटन अवतार में तेजी से एक एडवेंचरर के पीछे आ जाता है और भारी स्लैश करते हुए एक प्रो की तरह कहता है, तुम्हारा ध्यान भटक गया था। यहाँ वेल्डोरा का नाम गोल्डस्किल और रामिरेस का नाम मॉफ टाइटन पड़ता है। आखिरी पार्टी मेंबर भागने वाला होता है, लेकिन रिमुरु उसे भी खत्म कर देता है। वो रोते हुए कहता है, हमारे रेयर आइटम्स यहीं रह जाएंगे। इन एडवेंचर्स को धूल चटाने के बाद वेल्डोरा, मिलिम और रामिरेस घमंड से कहते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, लेकिन रिमुरु उन्हें समझाता है, ज्यादा घमंड मत करो, ये हमारे काम का हिस्सा है। वेल्डोरा हड़बड़ाहट में कहता है, मुझे पता है। फिर रिमुरु बोलता है, लेकिन एक और बार फाइट करने में कोई बुराई नहीं है, और वो सब फिर से एडवेंचर्स की बैंड बजाने में लग जाते हैं। दरअसल टीम ग्रीन फ्यूरी वाले इंसिडेंट के बाद से ही रिमुरु और उसकी टीम डंजन के चैलेंजर्स का शिकार कर रहे थे, ताकि कोई बदला लेने ना आ सके और उनकी खुद की स्पेशल ट्रेनिंग भी हो जाए। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि टेम्पेस्ट का डंजन सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। हीरो मासायुकी की किस्मत इतनी कमाल की है कि उसने डंजन से एक बहुत ही रेयर जादुई इक्विपमेंट का सेट जमा कर लिया है और अब वो 50वें फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है। डंजन की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। पावर, पैसा और फेम कमाने के लालच में बहुत ताकतवर और स्किल्ड फाइटर्स यहां आने लगे हैं। डंजन की इस फुल ऑन मस्ती के बाद रिमुरु वापस अपनी इंसानी फॉर्म में लौट आता है। शुना उसे इन्फॉर्म करती है कि कोई मेहमान आया है। जब रिमुरु और बाकी सब रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां फ्रे मौजूद है। वो मिलिम से बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में पूछती है, जो होमवर्क मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने वो पूरा किया? असल में मिलिम अपना काम छोड़कर सिर्फ डंजन में मस्ती करने के लिए भाग आई थी। मिलिम बहाना बनाती है, लेकिन फ्रे बताती है कि जिस गार्ड को मैंने तुम्हारे पीछे लगाया था उसे किसी ने चटाई में लपेटकर बुरी तरह पीटा है। मिलिम हकलाते हुए कहती है, मैं तो रिमुरु और बाकी सबके साथ थी। लेकिन तभी रिमुरु, वेल्डोरा और रामिरेस बहुत ही चालाकी से मिलिम का साथ छोड़ देते हैं और फ्रे मिलिम को सजा देने के लिए घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। इसके बाद शुना रिमुरु से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती है, मास्टर रिमुरु, आप इतने दिनों से कहाँ थे? रिमुरु घबराकर झूठ बोलता है, मैं तो बस डंजन के चैलेंजर्स पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन शुना समझ जाती है कि रिमुरु सिर्फ डंजन में गेम खेल रहा था और मजे ले रहा था। माहौल गर्म देखकर वेल्डोरा और रामिरेस रिमुरु को छोड़कर पतली गली से निकल लेते हैं। रिमुरु को उन दोनों की चालाकी देखकर समझ आता है कि मिलिम को कैसा लगा होगा। राफाइल कहती है कि सब कुछ सही सही बता देने से काम बन जाएगा। तभी म्योरमिल पसीने से लथपथ होकर भागता हुआ आता है। मास्टर रिमुरु, वेस्टर्न काउंसिल की तरफ से एक लेटर आया है। रिमुरु समझ जाता है कि ये उसी मीटिंग का इन्विटेशन है जहां ये तय होगा कि टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल किया जाए या नहीं। रिमुरु एक बड़ा राज खोलता है कि वो जो टीम ग्रीन फ्यूरी आई थी ना, वो कोई आम हैकर्स नहीं थे। वो असल में काउंसिल द्वारा भेजे गए सीक्रेट एजेंट्स थे जो हमारे डंजन को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। शुना को लगता है, यानी रिमुरु सच बोल रहा था। रिमुरु बताता है कि जब वो डंजन में खेल रहा था तब राफाइल ने उन एजेंट्स का सारा डेटा एनालाइज कर लिया था। आखिरकार जब रिमुरु को लगता है कि वो बच गया है, तभी शुना कहती है, टीम ग्रीन फ्यूरी को गए हुए तो बहुत वक्त हो गया है। इसका मतलब तो आप सच में डंजन में खेल ही रहे थे। रिमुरु फिर से राफाइल से मदद मांगता है, पर वो कहती है, अपनी गलतियों पर सोचकर सुधार करना ही सबसे सही काम होगा। और फिर रिमुरु पर कहर बरसता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि दुनिया अब सोने चांदी के सिक्कों से आगे बढ़कर पेपर मनी यानी नोटों की तरफ बढ़ रही है। वेस्टर्न नेशंस की काउंसिल भी यही कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरी इकोनॉमी के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है। वो कोई और नहीं बल्कि 10 साल की बच्ची मारियाबेल रॉसो है। मारियाबेल बताती है, पैसों के एक्सचेंज रेट्स और देशों की ताकत के रूल्स हम खुद तय करेंगे। हर देश की असली कीमत काउंसिल के 5 एल्डर्स तय करते हैं, लेकिन उन एल्डर्स को भी पर्दे के पीछे से मैं ही कंट्रोल करती हूँ। मारियाबेल की ये खौफनाक इंटेलिजेंस दिखाती है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। इसके बाद सीन सीधा इनग्रासिया किंगडम में वेस्टर्न काउंसिल के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। ये काउंसिल एक ऐसा संगठन है जो जुरा फॉरेस्ट के आसपास के सारे देशों को मिलाकर बना है।
इस काउंसिल का मेन काम इंसानियत की भलाई, मॉन्स्टर्स के हमलों से बचना और नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करना है। आज की मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ये था, क्या मॉन्स्टर्स के देश यानी टेम्पेस्ट को इस काउंसिल में शामिल किया जाए। मीटिंग में बहुत बवाल मचा हुआ है। एक लीडर कहता है, मुझे लगता है हम डीमन लॉर्ड रिमुरु पे भरोसा कर सकते हैं। पर एक घमंडी नोबल लेडी कहती है, हम उस डीमन लॉर्ड रिमुरु पर भरोसा नहीं कर सकते। ज्यादातर लालची लीडर्स रिमुरु के काउंसिल ज्वाइन करने के खिलाफ हैं। तभी एक घमंडी लीडर कहता है, रिमुरु सिर्फ उस स्टॉर्म ड्रैगन की ताकत के दम पर उछल रहा है, असल में उसकी खुद की कोई ताकत नहीं है। इस पर दूसरा लीडर उसे याद दिलाता है, क्या तुम भूल गए कि उसने लेजेंडरी फाइटर हिनाटा को भी टक्कर दी थी। फिर कोई कहता है, इसका कोई सबूत नहीं है। इस मीटिंग में हिनाटा खुद भी मौजूद होती है। वो ये सब फालतू बातें सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है। वो मन ही मन सोचती है, ये नालायक लोग मेरे सामने ही मेरे बारे में ये सब बोल रहे हैं। बड़े देशों के काउंसिलर्स को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि रिमुरु इंसानियत के लिए अच्छा है या बुरा। उन्हें बस इस बात से मतलब था कि रिमुरु उनके कितने काम आ सकता है। एक लीडर जिसका नाम रोस्टिया है वो बताता है, ईस्टर्न एम्पायर की सेना अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ा रही है। ये सुनते ही पूरी काउंसिल में दहशत फैल जाती है। सारे लीडर्स घबरा जाते हैं कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो छोटे देश तो तबाह हो जाएंगे। लीडर्स चिल्लाने लगते हैं, अगर युद्ध शुरू हो गया तो हमारा क्या होगा। फॉलमुथ किंगडम के बर्बाद होने के बाद हम छोटे देश तो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तभी गैबन नाम का एक समझदार काउंसलर उन्हें शांत करता है। वो एक बहुत ही गहरी बात बताता है, आज तक एम्पायर ने हम पर हमला सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि जुरा फॉरेस्ट में लेजेंडरी स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा मौजूद था, और अब वो ड्रैगन वेल्डोरा डीमन लॉर्ड रिमुरु के कंट्रोल में है। गैबन समझाता है कि अगर रिमुरु काउंसिल में जुड़ गया तो उसकी भयंकर मिलिट्री पावर एम्पायर के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगी। नोबल रोस्टिया इस बात का समर्थन करता है और फिर सारे लीडर्स को ये बात समझ आ जाती है। मेजॉरिटी वोट से ये पास हो जाता है कि जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को इन्विटेशन भेजा जाएगा। हिनाटा ये सब देखकर समझ जाती है कि ये लालची नोबल्स सिर्फ रिमुरु और वेल्डोरा से डरते हैं, इसलिए ईस्टर्न एम्पायर का बहाना बनाकर उसे अपने साथ मिला रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद इनग्रासिया किंगडम का फर्स्ट बॉर्न प्रिंस एल्रिक हिनाटा को रोक लेता है। ये प्रिंस बहुत ही घमंडी और बेवकूफ़ है। वो हिनाटा से कहता है, मैं अगली मीटिंग में डीमन लॉर्ड रिमुरु का टेस्ट लेने वाला हूँ, और क्योंकि तुमने रिमुरु को टक्कर दी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनो। प्रिंस का ये पागलपन देखकर हिनाटा उसे बहुत ही सीरियस वार्निंग देती है। वो कहती है, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप रिमुरु से पंगा न लें। वो बहुत ताकतवर है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमारी दोबारा लड़ाई हुई तो मैं जीत पाऊंगी। लेकिन तभी प्रिंस का बॉडीगार्ड ये कहने लगता है कि हिनाटा, आप कहीं हमारे हैंडसम प्रिंस पर मोहित तो नहीं हो गई। हिनाटा उसे इग्नोर करके प्रिंस को याद दिलाती है कि होली चर्च और टेम्पेस्ट के बीच शांति का समझौता हो चुका है, इसलिए मैं रिमुरु के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे रही हूँ, रिमुरु को गुस्सा दिलाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। और ये कहकर वहां से जाने लगती है। प्रिंस गुस्से में चिल्लाता है, तुम इस बात पर पछताओगी हिनाटा। हिनाटा वहां से निकलते हुए सोचती है कि इन लालची नोबल्स के ये फालतू प्लान्स रिमुरु के सामने कभी टिक नहीं पाएंगे। हिनाटा के अंदर एक अनजान शक पैदा होता है, क्या ये सब किसी का पहले से बनाया हुआ मास्टर प्लान है? क्या कोई पीछे से इन सबको कंट्रोल कर रहा है? एपिसोड के आखिरी सीन में रिमुरु वेस्टर्न काउंसिल की उस मीटिंग में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो अपने साथ शुना और बाकी कुछ लोगों को ले जा रहा है। तभी वहां शियोन भागती हुई आती है। वो रिमुरु से जिद करती है कि मास्टर रिमुरु, मुझे यहाँ पीछे क्यों रुकना पड़ रहा है? ये गलत बात है कि आप शुना को ले जा रहे हैं और मुझे नहीं। रिमुरु उसे शांत करने के लिए एक मजेदार चाल चलता है। वो शियोन में जोश भरते हुए कहता है, शियोन, तुम यहाँ फालतू बैठने के लिए नहीं रुकी हो। हमारे टेम्पेस्ट के सारे टॉप लेवल के फाइटर्स अभी शहर से बाहर हैं। ऐसे में मेरी फर्स्ट सेक्रेटरी होने के नाते तुम अकेली ऐसी ताकतवर फाइटर हो जो मेरे जाने के बाद इस पूरे देश की रक्षा कर सकती हो। रिमुरु की ये पावरफुल बातें सुनकर शियोन खुशी से फूली नहीं समाती और पूरे जोश में कहती है, यस सर। रिमुरु अंदर ही अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे मना लिया। इसे इतने सारे इंसानों वाले शहर में ले जाना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। रिमुरु अपनी टीम को लेकर पूरे जोश के साथ कहता है, चलो काउंसिल चलते हैं, और सब टेलीपोर्टेशन स्पेल से इनग्रासिया के लिए निकल जाते हैं। और इसी बेहतरीन सस्पेंस और कहानी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगली बार रिमुरु का सामना इन लालची नोबल्स और मारिया बेल की बिछाई हुई खौफनाक साजिशों से होगा। दोस्तों, अगर आप अगला एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।